चैप्टर 6 द नॉलेज सोसाइटी। बुद्धि विनाश को रोकने का एक हथियार है। यह एक आंतरिक किला है जिसे शत्रु नष्ट नहीं कर सकते। थिरुक्कुरल 421 200 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत एक उन्नत ज्ञान समाज था। आक्रमणों और औपनिवेशिक शासन ने इसकी संस्थाओं को नष्ट कर दिया और इसकी मूल क्षमता को छीन लिया। इसके लोगों को व्यवस्थित रूप से अस्तित्व के निचले स्तर पर गिरा दिया गया है। जब तक अंग्रेज चले गए तब तक हमारे युवाओं ने अपने लक्ष्य कम कर लिए थे और वे साधारण आजीविका कमाकर संतुष्ट हो गए थे। भारत मूलतः ज्ञान की भूमि है और इसे इस पहलू में खुद को फिर से खोजना होगा। एक बार यह पुनः खोज हो जाने के बाद विकसित राष्ट्र की जीवन गुणवत्ता, शक्ति और संप्रभुता प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। ज्ञान के कई रूप हैं और यह कई जगहों पर उपलब्ध है। यह शिक्षा, सूचना, बुद्धि और अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में, शिक्षकों के पास, पुस्तकालयों में, शोध पत्रों में, सेमिनार की कार्यवाही में और विभिन्न संगठनों और कार्यस्थलों में श्रमिकों, प्रबंधकों के पास, चित्रों में, प्रक्रिया पत्रों में और दुकान के फर्श पर उपलब्ध है। ज्ञान, हालांकि शिक्षा से निकटता से जुड़ा हुआ है, हमारे कलाकारों, शिल्पकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिकों और संतों के साथ साथ हमारी गृहिणियों के पास मौजूद कौशल सीखने से भी समान रूप से आता है। उनके प्रदर्शन और आउटपुट में भी ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी विरासत और इतिहास, अनुष्ठान, महाकाव्य और परंपराएं जो हमारी चेतना का हिस्सा हैं, वे भी हमारे पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों की तरह ज्ञान के विशाल संसाधन हैं। हमारे गांवों में अपरंपरागत सांसारिक ज्ञान की प्रचुरता है। हमारे पर्यावरण में महासागरों, जैव भंडारों और रेगिस्तानों में पौधे, तहे और पशु जीवन। हमारे देश के हर राज्य में ज्ञान समाज के लिए एक अद्वितीय कोर क्षमता है। ज्ञान हमेशा से समृद्धि और शक्ति का मुख्य प्रेरक रहा है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में इसे साझा करने की संस्कृति रही है। न केवल गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से, बल्कि नालंदा और अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा के केंद्र के रूप में उनकी प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर आने वाले यात्रियों के माध्यम से, पड़ोसी देशों में इसके प्रसार के माध्यम से भी। भारत प्राकृतिक और प्रतिस्पर्धी लाभों के साथ साथ कुछ विशिष्ट योग्यताओं से भी संपन्न है, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं और इनके बारे में जागरूकता अपर्याप्त है। पिछली शताब्दी के दौरान दुनिया एक कृषि समाज से बदल गई है, जिसमें मैनुअल श्रम महत्वपूर्ण कारक था। एक औद्योगिक समाज में जहां प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का प्रबंधन प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है। 21वीं सदी में एक नया समाज उभर रहा है जहां पूंजी और श्रम के बजाय यापपानी ज्ञान प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। इस मौजूदा ज्ञान आधार का कुशल उपयोग हमारे लिए धन पैदा कर सकता है, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रगति के अन्य संकेतकों के रूप में। ज्ञान के बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव करना, कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना। विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के दोहन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस समाज की समृद्धि तय करने में महत्वपूर्ण कारक होंगे। चाहे कोई राष्ट्र, ज्ञान समाज की योग्यता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह कितने प्रभावी ढंग से व्यवहार करता है। ज्ञान सृजन और ज्ञान परिनियोजन। ज्ञान समाज के दो बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं जो सामाजिक प्रेरणा द्वारा संचालित होते हैं: परिवर्तन और धन सृजन। सामाजिक परिवर्तन सम्मान में है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शासन के क्षेत्र में सुधार होगा। इनसे रोजगार सृजन, उच्च उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि। राष्ट्र के लिए धन सृजन का कार्य राष्ट्रीय चेतना के इर्द गिर्द बुना जाना चाहिए। TFAC कार्यदल ने उन मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है जो इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ज्ञान समाज बनने की दिशा में हमारा कदम। ये क्षेत्र हैं: सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मौसम पूर्वानुमान, आपदा, पतयतय प्रबंधन, टेलीमेडिसिन और टेली शिक्षा,
पारंपरिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग, ज्ञान, सेवा क्षेत्र और इंफोटेनमेंट जो उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसके परिणाम स्वरूप सूचना और मनोरंजन के अभिसरण से ये मुख्य प्रौद्योगिकियां सौभाग्य से आईटी द्वारा आपस में जोड़ा जा सकता है। एक ऐसा क्षेत्र जो केवल युवाओं की उद्यमशीलता की भावना के कारण ही आगे बढ़ा है। इस प्रकार कई प्रौद्योगिकियां और उपयुक्त प्रबंधन संरचनाएं हैं। ज्ञान समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करना होगा। भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने लिए एक अलग स्थान बना रहा है। इसीलिए देश इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए अद्वितीय स्थिति में है, ताकि वह खुद को ज्ञान समाज में तेजी से बदल सके। इन प्रमुख क्षेत्रों में धन सृजन की पद्धति और वर्ष 2008 तक $50 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होना, विशेष रूप से आईटी क्षेत्र के माध्यम से, एक ऐसा विषय है जिस पर वर्तमान में चर्चा चल रही है। इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए घरेलू स्तर पर $30 अरब मूल्य के सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों को बनाने की क्षमता को एक साथ कैसे विकसित किया जाए। मुझे खुशी है कि योजना आयोग ने भारत को ज्ञान समाज में बदलने के लिए एक रोड मैप तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। मुझे इस कार्य के लिए गठित संचालन समिति का अध्यक्ष होने का अवसर मिला। उपयुक्त नीति और प्रशासनिक प्रक्रियाएं विकसित करना, विनियामक विधियों में परिवर्तन, भागीदारों की पहचान और सबसे महत्वपूर्ण युवा और गतिशील नेताओं का निर्माण ऐसे घटक हैं जिन्हें लागू किया जाना चाहिए। धन उत्पन्न करने के लिए जो ज्ञान समाज की स्थापना के लिए दूसरा घटक है, यह आवश्यक है कि साथ ही साथ व्यवसाय नीति को आकार देने के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण, उपयोगकर्ता संचालित प्रौद्योगिकी उत्पादन और गहन उद्योग प्रयोगशाला अकादमिक संबंध भी स्थापित किए जाने चाहिए। वर्ष 2010 तक ज्ञान महाशक्ति बनना राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, जबकि ज्ञान समाज का 2 आयामी उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और धन सृजन है। यदि भारत को खुद को ज्ञान महाशक्ति में बदलना है, तो एक तीसरा आयाम उभर कर आता है। यह ज्ञान संरक्षण है और इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा संचार नेटवर्क और सूचना जनरेटर निगरानी और निरीक्षण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हमलों से सुरक्षित, बौद्धिक संपदा अधिकारों और संबंधित मुद्दों पर एक केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। और हमारा प्राचीन ज्ञान और संस्कृति भी हमारे संसाधन आधार और आवश्यकता का हिस्सा हैं। इस प्रकार संरक्षित किया जाना चाहिए। 1960 में कृषि क्षेत्र में आंशिक या पूर्ण रूप से 74% लोगों को रोजगार मिला था। जनसंख्या में यह प्रतिशत 1992 में घटकर 62% रह गया तथा इसके और भी कम होने की उम्मीद है 2010 तक 50% तक। हालांकि कृषि उत्पादों की मांग दोगुनी हो जाएगी, तब तक काम पूरा हो जाएगा। उच्च उत्पादकता और बेहतर कटाई पश्चात प्रबंधन के जरिए खेती और कृषि उत्पाद क्षेत्र में जनशक्ति में कमी की भरपाई करनी होगी। चेन्नई में मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में मुझे हरित क्रांति के जनक सी सुब्रमण्यम और प्रख्यात वकील N.A. पालखीवाला के साथ सम्मानित किया गया। समारोह के बाद मैंने 90 वर्षीय सुब्रमण्यम के साथ दूसरी हरित क्रांति के बारे में उनके दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने मुझे एक राष्ट्रीय कृषि फाउंडेशन की स्थापना के अपने सपने के बारे में बताया, जो संकर बीज विकसित करेगा। उनका फाउंडेशन छोटे और सीमांत किसानों को गोद लेगा और उन्हें मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं और मौसम और बाजारों की जानकारी तक पहुंच प्रदान करेगा, ताकि वे बढ़ी हुई पैदावार और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बेहतर मूल्य के माध्यम से अधिक कमा सकें। उनका लक्ष्य 10 लाख किसानों को इस योजना के तहत लाना था। दूरदर्शी लोगों की उम्र नहीं होती। एक अन्य अवसर पर मैं डॉक्टर महालिंगम कॉलेज के छात्रों से बात कर रहा था। कोयंबटूर के पास पोलाची में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर डॉ एन महालिंगम मेरे साथ बैठे थे। वे मुझे बता रहे थे कि देश कृषि, रसायन और कपड़ा उद्योगों के माध्यम से कैसे धन पैदा कर सकता है। उद्योग और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने में उनकी उपलब्धियों से चकित होकर मैंने उनसे पूछा, सर, आपका अगला मिशन क्या है?
जब मैंने यह कहा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं यह सवाल एक ऐसे व्यक्ति से पूछ रहा हूं जो लगभग 80 साल का था। डॉक्टर महालिंगम ने जवाब दिया, मैंने पिछले संगम में इस्तेमाल की गई तमिल लिपियों का विश्लेषण किया है, जो 2500 साल पहले हुआ था। अब मैं 5000 साल पहले हुए पहले संगम में इस्तेमाल की गई तमिल लिपियों पर शोध करना चाहूंगा। यह मेरे लिए एक और अनुस्मारक था कि दूरदर्शी लोग बूढ़े नहीं होते। उद्योग के मामले में 1960 में 11% आबादी छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों में लगी हुई थी। यह प्रवृत्ति 1992 में भी 11% के साथ जारी रही। हालांकि 2010 में इसे 25% तक बढ़ाना होगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के तहत व्यापार प्रतिबंधों को हटा दिए जाने के बाद अनुमानित जीडीपी वृद्धि और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखा जाएगा। रोजगार का पैटर्न एक नया रूप लेगा। सेवा या ज्ञान उद्योग में रोजगार 1960 में 15% से बढ़कर 1992 में 27% हो गया है, और बुनियादी ढांचे के रखरखाव क्षेत्रों और आईटी क्षेत्र और मनोरंजन की मांगों को देखते हुए यह 50% तक बढ़ जाएगा। इस बड़े बदलाव के लिए अधिक प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होगी। वाणिज्य और उद्योग जगत के हमारे नेताओं को इस बदलाव के लिए खुद को तैयार करना होगा। यह तथ्य कि गांवों से शहरों की ओर शुद्ध प्रवास होता है, दोनों के बीच जीवन स्तर में असमानताओं को दर्शाता है। आदर्श रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र समान रूप से आकर्षक होने चाहिए, जिसमें किसी भी तरफ शुद्ध प्रवास न हो। लगभग शून्य शुद्ध ग्रामीण शहरी प्रवास विकास का प्रतीक है। हम उस सुखद संतुलन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ग्रामीण विकास ही एकमात्र समाधान है और संतुलन है। इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों को वे सुविधाएं प्रदान करना जो वर्तमान में केवल शहरों में उपलब्ध हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह ही समान पैमाने और समान स्तर पर रोजगार पैदा होगा। दूसरी चुनौती यह होगी कि इन लाभों को शहरों को वहन करने वाली वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक लागतों के एक छोटे से हिस्से पर प्रदान किया जाए। उम्मीद है कि रोजगार सृजन और पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों जितना ही आकर्षक बनाया जा सकेगा, अगर उससे भी ज्यादा आकर्षक नहीं। फिर ग्रामीण विकास से ग्रामीण शहरी प्रवास को रोकने की उम्मीद की जा सकती है, अगर वास्तव में उलट नहीं सकता है। इसलिए पियूरे का लक्ष्य एकीकृत भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान और आर्थिक संपर्क है। भारत में अनुभव ने दर्शाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की असली कमी खराब कनेक्टिविटी और कुछ नहीं है। रिंग रोड और उच्च गुणवत्ता वाले परिवहन द्वारा गांवों के एक चक्र को एक साथ जोड़ने से यह कमी दूर हो सकती है। इस तरह से जुड़े गांव कई तरह की सेवाओं का समर्थन करने के लिए एक बड़ा बाजार भी प्रदान करेंगे, जो वे व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाएंगे। रिंग रोड और परिवहन सेवा एक साथ जुड़े गांवों को तुरंत एक आभासी शहर में बदल सकते हैं, जिसमें हजारों लोगों का बाजार होगा। ऐसा क्षेत्र जिसमें अत्याधुनिक दूरसंचार कनेक्टिविटी भी होगी, एक सद्गुण चक्र स्थापित करके तेजी से विकास प्राप्त करने की उच्च संभावना होगी। अधिक जुड़े हुए लोग अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे, और अधिक निवेश और भी अधिक लोगों को आकर्षित करेगा, और इसी तरह। मूल रूप से इसमें गांवों का एक चक्र चुनना, उच्च गुणवत्ता वाले परिवहन और दूरसंचार प्रणाली की स्थापना करके रिंग पर गांवों को जोड़ना, रिंग के आसपास स्कूल, अस्पताल और अन्य सामाजिक सेवाएं स्थापित करने के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करना, उद्योग और वाणिज्य को आकर्षित करने के लिए इस अच्छी तरह से सेवा वाले स्थान का विपणन करना, और इंटरनेट कनेक्टिविटी। इस मॉडल में ग्रामीण इलाकों में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक आवास की परिकल्पना की गई थी, और शहरी भीड़भाड़ को दूर करने के लिए विशेष सुझाव दिए गए थे। स्वाभाविक रूप से हमारे सबसे बड़ी शहरी समस्या भीड़भाड़ है। हर इलाके में पानी की कुशल आपूर्ति और प्रभावी अपशिष्ट निपटान सर्वोपरि नागरिक जरूरतें हैं। एक न्यूनतम आकार होता है जिसके नीचे कोई आवास व्यवहार्य नहीं होता और मौजूदा भीड़भाड़ वाले शहर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता।
साथ ही विस्तार के न्यूनतम आकार को पार करने के बाद मौजूदा भीड़भाड़ वाला शहर नए शहर की तुलना में किफायती नहीं है। एक पारंपरिक शहर के विपरीत, जो कि आयताकार आकार का है और जिसका माप 10 किलोमीटर गुणा 6 किलोमीटर है, मॉडल एक कुंडलाकार रिंग के आकार के शहर पर विचार करता है, जिसमें समान 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कम से कम 8 से 10 गांव शामिल हैं और परिवहन धमनियों तक 1 किलोमीटर की समान पहुंच दूरी है। इसे आयताकार आकार के शहर के लिए आवश्यक दूरी के आधे हिस्से के केवल एक परिवहन मार्ग की आवश्यकता है, इसलिए परिवहन की आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी, जिससे प्रतीक्षा समय आधा हो जाएगा। इसमें जंक्शनों की संख्या 0 है और आयताकार योजना के लिए 8 की आवश्यकता के मुकाबले केवल एक मार्ग की आवश्यकता है, इसलिए लोगों को अब एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे परिवहन समय की बचत होती है। इसके अलावा चूंकि सारा यातायात एक ही मार्ग पर केंद्रित होता है, इसलिए उच्च दक्षता वाली जन परिवहन प्रणालियां तुलनात्मक रूप से छोटी आबादी के लिए भी किफायती हो जाती हैं। इससे लागत में काफी कमी आती है और लोगों के लिए यह अधिक सुविधाजनक होता है। भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए ग्रामीण विकास एक अनिवार्य आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए उच्च बैंडविड्थ ग्रामीण कनेक्टिविटी न्यूनतम आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों के विकास के लिए रोड मैप तैयार किए गए हैं और हमें उनके क्रियान्वयन पर काम करना है। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने पुणे स्थित टेल्को का दौरा करने का निमंत्रण दिया था, ताकि वे देश में पूर्णतः भारतीय कार के डिजाइन, विकास और विनिर्माण की चुनौतियों को देख सकें। इंडिका। इस यात्रा की संभावना ने मुझे उत्साहित कर दिया। मुझे लगा कि मुझे इसका उत्तर मिल जाएगा। कुछ प्रश्न जो मुझसे कई बार पूछे गए हैं। 1980 में जब इसरो में हमारी टीम ने उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण किया, रोहिणी को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना देश के लिए एक बड़ी घटना थी। 4 जनवरी 2001 में जब मैंने पहला प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA देखा, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ADA ने एक बार फिर आसमान में उड़ान भरते हुए भारत को उन चंद देशों में से एक बताया। इस परिष्कृत क्षेत्र में क्षमताएं हासिल की हैं। यह इसका परिणाम है अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों, उपयोगकर्ताओं और सरकार के बीच नेटवर्किंग को तीव्र किया गया। रतन टाटा ने मुझे इस यात्रा के दौरान भारत को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वैश्विक खिलाड़ी बनाने के अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया। अपने दृष्टिकोण को लागू करने के लिए उन्होंने कई देशों से कार निर्माण इकाइयों को अधिग्रहित करने का फैसला किया, बजाय इसके कि वे पैसे और समय के मामले में काफी खर्च करके उन्हें यहां स्थापित करें। उन्होंने वर्तमान स्तर से 5 गुना अधिक विनिर्माण करने की ओर ध्यान दिया, ताकि वे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकें। यह एक सुंदर विचार है। मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय औद्योगिक परिसरों को पहले कदम के रूप में संघ बनना चाहिए और फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बदलने की कल्पना करनी चाहिए। मुझे और मेरी टीम को कई वैज्ञानिक, औद्योगिक, शैक्षणिक और प्रबंधन संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय कार्यों के लिए अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मुंबई में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान जो सवाल उठा, वह आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है। कलाम, हम यह देखकर बहुत खुश हैं कि भारत अपने स्वयं के SLV और उपग्रह, अपनी स्वयं की सामरिक मिसाइलों के साथ साथ परमाणु हथियार और बिजली घरों का निर्माण और उत्पादन कर सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत कब भारतीय इंजन वाली अपनी यात्री कार डिजाइन और उत्पादन करेगा? जब मैं टेल्को में डिजाइन, कंपोनेंट के निर्माण, सब असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग प्लांट्स का निरीक्षण कर रहा था और मुझे बताया गया कि कंपनी सालाना लगभग 60,000 कारें बना रही है, तो मेरे मन में यह सवाल आया। मैं न केवल इसका उत्तर देख रहा था, बल्कि अपने देश की तकनीकी ताकत को भी देख रहा था। मुझे एक और मौका मिला जब विप्रो ने मुझे अक्टूबर 2000 में बैंगलोर में मोबाइल हार्ट केयर क्लिनिक के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यह विप्रो जी केयर फाउंडेशन
और क्लेंजैड्स का एक संयुक्त प्रयास था। मेरे मित्र अरुण तिवारी द्वारा मैंने इस अवधारणा को मूर्त रूप दिया। परियोजना के लिए सिस्टम अवधारणा। यह मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था। उद्घाटन के अवसर पर मैंने विप्रो जी सेंटर का दौरा किया, जो विशेष चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। उन्नत तकनीकों का उपयोग करने वाले उपकरण। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, एक युवक मेरे पास आया और मेरी शर्ट पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया। मैंने उससे हाथ मिलाया और उनसे पूछा, युवक, क्या तुम यहीं रहोगे और इस देश के लिए काम करोगे? उन्होंने जवाब दिया, डॉक्टर कलाम, मैं मेडिकल गैजेट्स पर काम करने के पेशे में हूं, जिनका उपयोग निदान के लिए किया जाता है। मैं एक ऐसे पेशे के लिए प्रतिबद्ध हूं जिसमें कोई व्यक्ति दर्द दूर करो। मेरी यहां जरूरत है। मैं उनके जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि यह केंद्र स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दो देशों के बीच एक सकारात्मक सहयोग है। कार्यक्रम के बाद विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेम जी मेरे साथ आए, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। रास्ते में उन्होंने बताया कि वे किस तरह से सहायता करने की कोशिश कर रहे थे, कर्नाटक के प्राथमिक विद्यालयों में अधिकाधिक बच्चों को कक्षा में लाया जा सके। जब हम गेस्ट हाउस में चाय पी रहे थे, मैंने उनसे पूछा, कैसे विप्रो ने कारोबारी दुनिया में इतनी ऊंची जगह बनाई है? प्रेम जी ने एक उल्लेखनीय उत्तर दिया, डॉक्टर कलाम, मैं कह सकता हूं कि मेरे दिमाग में 3 पहलू आते हैं। एक, पीढ़ियों के लिए पसीना बहाना और टीमों की कड़ी मेहनत। दूसरा, विप्रो में हम ग्राहकों की खुशी के लिए काम करते हैं। तीसरा, थोड़ी किस्मत। अगर पहले 2 पहलू हासिल नहीं किए गए तो तीसरा बिंदु कोई मायने नहीं रखेगा। विप्रो में हमने जो करने की कोशिश की है, वह सामाजिक सरोकार के साथ धन सृजन है। इन संस्थानों के अनुभव में एक बात समान है, वह यह है कि हम नियंत्रण और निषेध व्यवस्थाओं के बावजूद उच्च प्रौद्योगिकी प्रणाली प्रदान कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धी माहौल, नेटवर्किंग क्षमताएं, सामाजिक सरोकार के साथ धन सृजन और सबसे बढ़कर युवाओं के प्रज्वलित दिमाग की उपस्थिति, ये सभी ज्ञान समाज के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, जब आप किसी महान उद्देश्य, किसी असाधारण परियोजना से प्रेरित होते हैं, तो आपके सभी विचार अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं। आपका मन सीमाओं को पार कर जाता है। आपकी चेतना हर दिशा में फैल जाती है और आप खुद को एक नए, महान और अद्भुत दुनिया में पाते हैं। शक्तियां, क्षमताएं और प्रतिभाएं जीवंत हो जाती हैं और आप स्वयं को आप जितना महान व्यक्ति होने का सपना देखते हैं, उससे कहीं अधिक महान बन जाएंगे। यह हम सभी के लिए है। ये किसी देश के लोग ही होते हैं जो उसे महान बनाते हैं। अपने प्रयासों से लोग बदले में अपने महान देश के महत्वपूर्ण नागरिक बन जाते हैं। प्रज्वलित दिमाग धरती पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है और हमारे देश के 1 अरब दिमाग वास्तव में एक महान शक्ति है जिसका दोहन किया जाना बाकी है। सारांश। प्राचीन भारत एक ज्ञान समाज था जिसने सभ्यता के विकास में बहुत योगदान दिया। हमें उस स्थिति को पुनः प्राप्त करने और ज्ञान शक्ति बनने की आवश्यकता है।